फिर स्टार्ट करते हैं प्यारा सा छोटा सा चैप्टर एटम्स। ठीक है, एटम्स में इसमें मैंने सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल लिखा हुआ है। इससे पहले आपका आ जाता है थॉमसन वाला मॉडल। इससे पहले और भी छोटे मोटे 2-4 मॉडल आते हैं। थॉमसन वाला मॉडल कौन सा आपने सुना होगा, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन वाला, जो कि आजकल वाटरमेलन बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी इस वाली चीज़ में नहीं जाते अपन, रदरफोर्ड मॉडल पे आते हैं सीधा। इससे पहले थॉमसन वाला आ चुका था, ये मैंने आपको बस बताया। रदरफोर्ड में क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड की शीट के ऊपर, थिन गोल्ड की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल का क्या करवाया था, बौछार करवाई थी, है ना, अल्फा पार्टिकल बौछार। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड ही क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि गोल्ड जो है अगर इसको मैं एक शीट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो गोल्ड की ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये बहुत पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो शीट है ये एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाती है, जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, एटम का साइज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देखो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल को हमने क्या करवाया, गोल्ड के ऊपर बम्बार्ड करवाया, जिससे कि ये पार्टिकल्स क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हो गए। देखो रदरफोर्ड के पास सारे रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के पास सारे रिजल्ट्स वैसे ही आए थे जैसे उन्होंने सोचा था, लेकिन एक रिजल्ट अलग आ गया, जिसमें जो एक पार्टिकल है वो 90 डिग्री, 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट कर गया। ठीक है, एक पार्टिकल सिर्फ है ना जो कि 90 से ज़्यादा एंगल पर डेविएट कर दिया। फिर इसी एक पार्टिकल ने क्या बता दिया हमें, ये चीज़ बता दी कि मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे, ये इसका रिजल्ट है। मास जो है वो न्यूक्लियस में ही तो कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ पे ये बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इन्फिनिटी से मैं लेके आ रही हूँ अपना कुछ, और ये है मेरा एटम। ठीक है, ये है मेरा ZE वाला एक एटम है ना, ZE कह रही हूँ, Z न्यूट्रॉन, और जिसमें न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे उस एटम का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। एटम कह रही हूँ, जो प्रोटॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे। प्रोटॉन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को मैंने यहाँ से लाया तो ये इन्फिनिटी पे तो मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पास आते आते ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 1/4πε0, जो कि k है, z ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोल रही हूँ फिर से, z ऑफ न्यूक्लियस इंटू z ऑफ प्रोटॉन, जो कि अल्फा पार्टिकल है, अपॉन r हो गया। ठीक है, सिंपल। फिर अपन देखते हैं, चलते हैं बोर मॉडल की तरफ। बोर मॉडल जो है ये बहुत ही फेमस मॉडल था। सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम होता है, हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए वैलिड है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है यार, कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए वैलिड है, वरना ये वैलिड नहीं है बाकियों के लिए, है ना। देखते हैं बोहर वाले इसमें, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ये बहुत ही मतलब वैसी वाली बात हो गई कि एक तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, फिर ऊपर से इसमें ये भी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, एक एटम के न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। एंगुलर मोमेंटम कब घूम रहा होगा, स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π से n का मल्टीपल है ना, h/2π का मल्टीपल है अगर उसका एंगुलर मोमेंटम, तब की बात है। तो वो क्या हो गया, NH/2π, जो कि एंगुलर मोमेंटम आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, इसको आप mvr के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो क्या करता है, फोटोन इमिट करता है। फोटोन किसका इमिट करता है, E2 - E1। E2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल है की एनर्जी, और E1 क्या है, लो एनर्जी लेवल की एनर्जी है, जो कि hν या फिर hc/λ के इक्वल होती है। बहुत ईजी चैप्टर है, यही 2-4 फॉर्मूले हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द थ्योरी है, ज़्यादा फार्मूले हैं जिनका प्रोपोर्शनलिटी ये सब याद रखना है आपको, है ना, बाकी कुछ नहीं है। देखो ये चीज़ हो गया, ये हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर लेवल है, और ये है आपका लोअर लेवल। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हाई से लो में जंप करता है, हाई से लो में जंप करता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करेगा। और अगर ये लो से हाई में जंप करता है तो ये क्या करेगा, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने देखा ये जिस उसमें सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, nth ऑर्बिटल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इन ग्राउंड स्टेट इंटू z/n, है ना। ग्राउंड स्टेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कह रही हूँ, ये तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये प्रोपोर्शनल किसका होगा, z/n का। वेलोसिटी इन nth ऑर्बिटल क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू z/n।
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, और r नॉट मतलब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की रेडियस है, जो कि आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr, ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये पूरा चक्कर काटने में 2πr डिस्टेंस होगा, अगर इसकी रेडियस r है एटम की, है ना, तो 2πr अपॉन वेलोसिटी। r किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z। वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n, तो यहाँ पे z/n, n²/z, तो आ जाएगा अपना n³/z² के प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड का ये आ गया। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का, 1 बाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होगा z² अपॉन n³ के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी जो होती है वो z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल होती है, दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस ये चीज़ें याद रखनी। ये देखो, एनर्जी z² अपॉन n² के प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल, और आपका जो रेडियस है वो n²/z के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये छोटी मोटी वैल्यूज ध्यान रख लो, है ना। अब एनर्जी का ये बताया मैंने, एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। अगर ये एनर्जी मैंने क्या एनर्जी किसके लिए निकाली, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो मुझे z की वैल्यू 1 रखनी होगी हाइड्रोजन के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए निकाली तो -13.6, सेकंड के लिए निकाली तो -3.4, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, ऐसे वैल्यूज आ गई। और ये जो है इनके बीच का एनर्जी गैप आ गया, ठीक है। ये एनर्जी गैप आ गया। अगर आपसे याद रहा जाता है ये सब तो रखो, नहीं तो सीधा एग्जाम में निकालो, कुछ ज़रूरत नहीं है याद करने की। ये बस ऐसे कि एक बार हमने देखा होगा तो अच्छी चीज़ होती है ना। अब देखो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, देखो नीचे जाते जाते n बढ़ रहा है, तो ये एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। ऐसे मत देख लेना कि ये 13.6 और 0.54 बढ़ कहाँ रही है, घट रही है। नेगेटिव में है ना, इसका मतलब बढ़ रही है। तो n की वैल्यू बढ़ रही है, तो E की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी गैप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे एनर्जी गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे एनर्जी गैप है 1.9, फिर यहाँ पे आ गया तो 0.66, यहाँ पे आ गया तो 0.30। तो आपका जो एनर्जी एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो रहा है। एन का अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करूंगी, मैं अगर ग्राउंड स्टेट से नीचे जाती जाऊंगी, ऊपर जाती जाऊंगी अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, तो एनर्जी इंक्रीज होगी ऑर्बिटल्स की, लेकिन अपनी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऑर्बिटल की, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, फर्स्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड भी अपन डिफाइन कर सकते हैं इससे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपकी, ये अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चक्कर काट रहा होगा ये सर्कुलर पाथ के अंदर, तो देखो इलेक्ट्रॉन की, मान लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट अपन राइट हैंड थंब रूल से तो निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो चार्ज इस तरफ, चार्ज कह रही हूँ, करंट इस तरफ मूव करेगी। देख पा रहे हो ना, ये रहा आपका, ये इसी में बता देती हूँ यार, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये तो आपकी हो गई करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट के डायरेक्शन में आपको, आपका ये राइट हैंड है, इसका थंब अंदर होगा, और करंट की डायरेक्शन में मैंने ऐसे मूव किया, ये रहा ना, करंट की डायरेक्शन में ऐसे मूव किया, तो थंब की डायरेक्शन क्या आई, पेज के अंदर, अंदर मतलब ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। आपने देखा होगा म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ऐसे आता है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, है ना। तो मैंने आई जो है मेरा, आई जो है, देखो आई जो है, करंट का निकाल लेते हैं पहले कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। करंट होता है Q/T, मतलब करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम पीरियड के। तो टाइम पीरियड का क्या था, n³/z², तो करंट का कितना आ जाएगा, z²/n³, उल्टा कर देंगे। और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट बोल रही हूँ बार बार, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैं आई रखूंगी ऊपर और नीचे r वाले रखूंगी, आई क्या z² अपॉन n³ और r का n²/z, तो n²/z रखा तो मेरे पास z³/n⁵ आ गया, ठीक है। ये इस तरह से रिलेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। इसके बाद में अपन एनर्जीज देखते हैं। एनर्जी देखो, ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों में क्या रिलेशन है। देखो इस चीज़ के लिए एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, मैं आपको ये कंफ्यूजन खत्म कर रही हूँ आपका, है ना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों में क्या रिलेशन है, इसको आप कैसे निकालोगे, है ना। निकालना नहीं है, याद रखना है इस चीज़ को। कैसे, देखो एनर्जी, हम इस चीज़ को लिखेंगे किस हिसाब से, इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एक मेरे पास आ गई एनर्जी, ई के बाद में देखो A B C D E F G H I J K,
ई के बाद में के आता है, मतलब इसके बाद में हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ई के पी मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है, अब देखो ई को सुना रख दो, ई पे ई को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा इक्वलाइज कर दिया, इन तीनों को बराबर कर दिया पहले तो। ई को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बस इतना करना है, ठीक है। इस तरह से निकालोगे ई के ई पी ई, जो कि मतलब इस तरह से लिखा है मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, सबसे पहले ई आता है, फिर के आता है, फिर पी आता है। अब ये तीनों लिख के इक्वल कर दो, फिर यहाँ एक बार कुछ नहीं लगाना, एक बार माइनस लगाना है, एक बार 1/2 लगाना है, ठीक है, समझिए। एक बार एक डंडी और एक बार 2 डंडी और एक बार 0 डंडी, एक बार कुछ नहीं, एक बार कुछ और एक बार, ये ट्रिक है ना, वैसा कुछ है नहीं ऐसे कहीं, कुछ समझ लो इसको, है ना, ये इस चीज़ को याद करने की वो, क्योंकि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, तो ये इस चीज़ के लिए। अगर मान लो एनर्जी जो है -13.6 Z² है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बना दो, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसी को आप क्या कर सकते हो, इसको डबल कर दो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सिंपल है ना। अब हम देख लेते हैं, अगला फॉर्मूला आ जाता है वेव नंबर का, जिसको मैं न्यू बार से रिप्रेजेंट करती हूँ, 1/λ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन भी, और इसी से आप वेवलेंथ ऑफ फोटोन भी निकालते हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी निकालते हो, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z², है ना। ये n1 से n2 से n1 जो है वो छोटा है, ठीक है, और इसमें R की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो 1/912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ध्यान है, ये किसकी वैल्यू है वैसे, 1/R जो है इसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से ही आ गया 1/912 एंगस्ट्रॉम, इसी में रखोगे तो आंसर ज़्यादा जल्दी आएगा, इसमें कैलकुलेशन लंबा लगेगा। इस चीज़ को वापस देख लेते हैं, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, दैट इज R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z², ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक बचा है इसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, अगर ये लाइंस है आपकी, ये ऑर्बिटल है, n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ऊपर जाते जाते इन्फिनिटी, है ना। तो इनसे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा होगा, ठीक है, इसमें जंप कर रहा होगा, इससे कर रहा होगा, इससे कर, ऐसे जब जंप करता है तो ये एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके कहीं से भी n इज इक्वल्स टू 1 में जंप कर रहा होगा, मान लो इससे 1 में आ गया, इससे 1 में आ गया, इससे आ गया, कहीं से भी लेके अगर n इज इक्वल्स टू 1 इस वाली लाइन पे जंप कर रहा होगा, तो वो होगी आपकी लाइमन सीरीज, जो कि यूवी रीजन में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, विजिबल रीजन का पूछा गया था कि विजिबल रीजन कौन सी सीरीज होती है जिसको आप देख सकते हो आपके आंखों से, वो क्या है, विजिबल रीजन ही तो है, उसी की तो लाइट वाली चीज होती है। सेकंड क्या है, n2 इज इक्वल्स टू बामर सीरीज, विजिबल रीजन में आती है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड में n इज इक्वल्स टू 3 में जंप कर रहा होगा तो वो पास्चन सीरीज होगी, जो कि इंफ्रारेड में आती है। n इज इक्वल्स टू 4 पे जंप कर रहा होगा तो ब्रैकेट सीरीज होगी, जो इंफ्रारेड में आती है। फिर n इज इक्वल्स टू 5 में जंप कर रहा होगा तो पीफंड सीरीज होती है, जो कि इंफ्रारेड में आती है। याद रखो, n इज इक्वल्स टू 1 यूवी विजिबल, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है। यूवी 2 वाली जो बामर है वो विजिबल होती है, ठीक है, बाकी क्या है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ठीक है। इसको याद करेंगे, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, बामर से आप बाबर याद रखो, बाबर मतलब नाई, उसके वहाँ पे आप जाते हो तो ज़्यादा ही खुद को देखते हो ना बार बार कांच वाच में, तो वो क्या हो गया आपका विजिबल हो गया, उसमें ज़्यादा देखना है, तो बामर में विजिबल, तो उससे पहले यूवी और उसके बाद में सारे के सारे इंफ्रारेड, ठीक है। अब इसके बाद में इस पर ये जो नंबर ऑफ लाइंस बनी है इस पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कह रही है, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम m2 टू n1, कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइन होंगी, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ठीक है, सीधा याद रखना होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर पर्टिकुलर सीरीज, कोई पर्टिकुलर सीरीज जो है, मान लो मैंने पूछा लाइमन के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका n इज इक्वल्स टू 7 से, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 में क्या आएगा, जो आपकी पर्टिकुलर सीरीज है उसका नंबर कितना है, इसका n क्या होता है 1 होता है, माइनस n2 आपको दे रखा है 7, तो कितनी होंगी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6 होगी, है ना, ठीक है, ये चीज़ है। ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब एक पर्टिकुलर सीरीज, अगर एक सीरीज का पूछा है तब ये लगाना है, n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि लाइमन के लिए 1 होगी, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पीफंड के लिए 5 होगी, ठीक है। और ये जब पूछा होगा आपको कि n2 से n1 में ऑर्बिटल n2 से n1 में आ रहा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे इसमें
तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्या होगी, वो होगी n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ठीक है। और एक और चीज़ देख लो, इसमें एक ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, है ना। क्या आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा। मैक्सिमम जो होगा लेमडा मैक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n+1 से n वाले में। मतलब अगर लाइमन के लिए मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 1 में कहाँ से, 2 से 1 में, तो वो लाइमन के लिए मैक्सिमम लैम्डा देगा, ठीक है। और अगर मिनिमम लैम्डा जो होता है वो कितना होता है, अगर इन्फिनिटी से जंप करता है इलेक्ट्रॉन किस में, n में, तो मिनिमम लैम्डा होता है। और एनर्जी जो होती है वो इसकी उल्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना, एक एक पॉइंट कवर हुआ है इसका, ठीक है।